हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वानी फ्रॉम वीडी गुरुकुल। आज की हमारे इस वीडियो का लेसन है साइंस का लेसन नंबर 2, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इन दिस वीडियो यू विल गेट द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन विद ऑल द क्वेश्चंस। सो जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे आने वाले लेसन्स की अपडेट लेते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स होते क्या हैं। जैसे कि आप फूड प्रोडक्ट्स देखते हो, विनेगर जो ज़्यादातर किचन में यूज़ किया जाता है, लेमन जो किचन में यूज़ किया जाता है या फिर सैलेड में आप यूज़ करते हो खाने में, और ऑरेंज, ये सब क्या है? ये सब फूड प्रोडक्ट्स हैं। डू यू नो दीज ऑल आर एसिड्स। तो इनको एसिड ऐसी क्या चीज़ है जिससे आपको ये पता लगता है कि ये एसिड्स हैं? वो है इनका टेस्ट। इसके टेस्ट से हमें पता लगता है कि ये एसिड्स हैं। तो एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। एसिड्स का टेस्ट सॉर होता है, खट्टा होता है। ये सब खाने में खट्टे होते हैं, जिससे कि हमें पता लगता है कि ये सब एसिड्स हैं। नेक्स्ट है सॉप, जो कि हम डेली यूज़ करते हैं हैंड वॉश के लिए, नहाने के लिए। बेकिंग सोडा जो किचन में यूज़ किया जाता है। ये सब क्या है? ये सब बेसिस हैं। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इनको बेसिस बनाती है? वो भी है इनकी एक फिज़िकल प्रॉपर्टी, इनका टेस्ट। तो इन दोनों का टेस्ट है वो बिटर होता है, कड़वा होता है, जो कि इनको डिफ्रेंशिएट करता है दूसरे फूड प्रोडक्ट से। नेक्स्ट है सॉल्ट, जो किचन में हम यूज़ करते हैं, चॉक। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों सॉल्ट्स हैं। आपको पता है जो सॉल्ट जो होते हैं, इनका जो टेस्ट होता है वो मोस्टली यूजुअली जो होता है वो सॉल्टी होता है, जिससे कि हमें पता लगता है कि ये सॉल्ट्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्ट्स भी होते हैं जो सॉल्टी होने के साथ साथ स्वीट भी होते हैं, बिटर भी हो सकते हैं, या फिर सॉर भी हो सकते हैं। मीठे हो सकते हैं, कड़वे हो सकते हैं, या फिर खट्टे हो सकते हैं। तो सॉल्ट्स का जो टेस्ट होता है वो हर तरह का है। नमकीन भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, कड़वे भी होते हैं और खट्टे भी होते हैं। सो डू यू नो, we can identify the acidic and basic and salty nature of the food products by taste. हम टेस्ट से तो फूड प्रोडक्ट्स का एसिडिक, बेसिक और सॉल्टी नेचर बता सकते हैं कि कौन सा फूड प्रोडक्ट एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा सॉल्टी है। बट फॉर केमिकल प्रोडक्ट्स, पर जितने भी केमिकल्स होते हैं उनको हम टेस्ट करके नहीं बता सकते कि ये एसिडिक है, बेसिक है या सॉल्टी है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की होता है और ये सेफ़ नहीं होता, बहुत ही डेंजरस होता है। तो इनको किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि इनका नेचर क्या है? तो केमिकल प्रोडक्ट्स को चेक करने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम एसिड्स और बेसिस का देखते हैं कि हम इनको किस तरह से पहचान सकते हैं केमिकल्स को कि वो एसिडिक है या बेसिक है। जैसे हम एसिड से स्टार्ट करते हैं, दिस इज़ ए बीकर। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हम एक बीकर लेते हैं और उसमें कुछ वाटर डालते हैं। उसके बाद हमने इसमें एसिड डाला और देखिए यहाँ पर वाटर है और उसमें एसिड डाला। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। वाटर सॉल्वेंट क्यों है? क्योंकि वाटर एक डिज़ोल्विंग मीडियम है। वाटर में किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ोल्व किया जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डिज़ोल्विंग मीडियम। तो डिज़ोल्विंग मीडियम को बोलते हैं सॉल्वेंट, जिसमें हम किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व करते हैं।
एसिड क्या है? सॉल्यूट, क्योंकि हमने इसमें एसिड डाला है, हमने वाटर में एसिड को डाला है। तो एसिड क्या है? वो एक सॉल्यूट है। सॉल्यूट क्या होता है? इट इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ बीइंग डिज़ोल्व्ड, जो किसी में डिज़ोल्व किया जाता है। तो ये होते हैं सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। उसके बाद क्या होता है, जब आप वाटर में एसिड को डिज़ोल्व करते हो तो H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ होते हैं एसिड से। एसिड वाटर में डिज़ोल्व होकर H पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ करता है। अगर कोई भी एसिड वाटर में डिज़ोल्व होकर फुली डिसोसिएट्स होता है और H पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ करता है तो उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। वो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है जो फुली डिसोसिएट्स हो जाता है H पॉजिटिव आयंस में। और जो पार्शली होता है, जो फुली डिसोसिएट्स नहीं होता, पार्शली होता है H पॉजिटिव आयंस में, उसे हम वीक एसिड बोलेंगे। वो एसिड वीक होता है। सो यहाँ पर देखिए, जब किसी भी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो H पॉजिटिव आयंस में रिलीज़ हो जाता है। लेकिन ये H पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव बनाते हैं, जिसे हम हाइड्रोनियम बोलते हैं। सो दीज आर हाइड्रोनियम आयंस। तो एसिड वाटर में डिज़ोल्व होकर H पॉजिटिव आयंस या फिर हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्मेशन करता है, उनको लिबरेट करता है, डिसोसिएट्स होता है। सो इफ़ वाटर इज़ मोर देन सॉल्यूट। अब यहाँ पर हमें ये तो पता लग गया है कि एसिड वाटर में डिज़ोल्व होकर H पॉजिटिव आयंस या फिर हाइड्रोनियम आयंस रिलीज़ करता है। इसके साथ साथ जैसे कि हम कोई भी एसिड केमिकल यूज़ करते हैं, वो हम एज ए डाइल्यूट फॉर्म में भी होता है और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में भी होता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें क्या होती है, डाइल्यूट फॉर्म क्या होती है एसिड की और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म क्या होती है? देखिए, आप देखिए यहाँ पे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट यूज़ हो रखा है। इफ़ वाटर इज़ मोर देन सोल्यूट, अगर वाटर की क्वांटिटी सोल्यूट से ज़्यादा होती है तब एसिड सॉल्यूशन जो होगा वो डाइल्यूटेड होगा। डाइल्यूटेड मीन्स उसमें वाटर जो है वो एसिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, तो वो डाइल्यूटेड फॉर्म हो गई। इफ़ वाटर इज़ लेस देन सॉल्यूट, लेकिन अगर वाटर सॉल्यूट से कम होता है, मीन्स एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू वाटर, तब एसिड सॉल्यूशन जो होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होएगा। कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स उसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है, डाइल्यूटेड मीन्स एसिड की क्वांटिटी कम है। जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होती है वो प्योर फॉर्म ऑफ एसिड भी हो सकती है, जिसमें वाटर 1% भी नहीं होता है, वो प्योर फॉर्म भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एसिड हो सकती है। सो दीज आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स की एसिड्स जो होते हैं जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है वो H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयंस में डिसोसिएट्स हो जाता है। और डाइल्यूटेड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं? डाइल्यूटेड वो होते हैं जिनमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट, और कॉन्सेंट्रेटेड वो होते हैं जिनमें वाटर की क्वांटिटी लेस होती है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट। और प्योर फॉर्म ऑफ एसिड भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं। एसिड्स आर कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड। इसके लिए हमने एक एक्टिविटी की, जैसे कि आपको पता है कि वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, एसिड है वो सॉल्यूट है। आप देखिए यहाँ पर बीकर में हमने वाटर लिया और वाटर में हमने एसिड डाला, और यहाँ पर देखिए एसिड डालते हुए आपको स्टिरिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपरली इसको हिलाते रहना पड़ेगा। और हिलाने पे देखिए जो एसिड की क्वांटिटी है वो वाटर से कम है, इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है। सो दिस इज़ अ डाइल्यूटेड एसिड, क्योंकि यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी एसिड से ज़्यादा है। अब देखिए सेकंड बीकर है, उसमें ये वाटर की क्वांटिटी है
और ये एसिड है, इसको हिलाते रहे हम। एसिड की क्वांटिटी जो है वो वाटर से ज़्यादा है, इसीलिए ये क्या है, कॉन्सनट्रेटेड एसिड। देखिए इसका जो कलर है वो डार्क है, बिल्कुल जो एसिड डल रहा है वैसा है, और इसका कलर लाइट है क्योंकि वाटर जो है उसके कलर को थोड़ा फेड कर रहा है। तो दिस इज़ ए कॉन्सनट्रेटेड एसिड, और जो प्योर फॉर्म होगी ये भी कॉन्सनट्रेटेड है जो हम डाल रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉन्सनट्रेटेड एसिड। सो ड्यूरिंग मिक्सिंग एसिड एंड वाटर, डू यू नो कि जब आप एसिड और वाटर को मिक्स कर रहे हो, शुड वी मिक्स एसिड इन वाटर या वाटर इन एसिड? हमें एसिड को वाटर में डालना चाहिए किसी बीकर में, या फिर वाटर को एसिड में डालना चाहिए, या एसिड को वाटर में डालना चाहिए? तो देखिए, वी शुड नेवर मिक्स वाटर इन एसिड। हमें वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए, बिकॉज डिज़ोल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। क्योंकि एसिड और बेस को वाटर में डिज़ोल्व करना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इससे हीट निकलती है, एंड द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टरिंग। एसिड को वाटर में धीरे धीरे डालना चाहिए और डालते हुए हिलाते रहना चाहिए। इफ़ वाटर इज़ एडेड टू कॉन्सनट्रेटेड एसिड, लेकिन अगर आप उल्टा करोगे, किसी भी बीकर में अगर आपने एसिड लिया उसमें आप वाटर डाल रहे हो, तो हीट जनरेट होएगी और वो कॉज करेगी मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉजेज बर्न्स, जिससे कि मिक्सचर जो होगा वो स्प्लैश आउट हो जाएगा और जिससे बर्न्स हो सकती है। तो इसीलिए ये सेफ़ नहीं है, हमें कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए, बल्कि एसिड को वाटर में डालना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बेस। बेस के लिए भी सेम एक्टिविटी है। हमने एक बिकर लिया, उसमें हमने वाटर लिया और बेस डाला। बेस डालने के बाद जो बेस है वो OH नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट्स हो जाता है, और OH नेगेटिव आयंस है रिलीज़ हो रहे हैं। तो अगर फुली डिसोसिएट्स हो जाता है बेस, और तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। अगर वो पार्शली होता है OH नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट्स, तो ये वीक बेस होगा। और यहाँ पर ये भी डाइल्यूटेड और कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में होता है। डाइल्यूटेड फॉर्म पता है कि वाटर की कॉन्सनट्रेशन जो होगी वो ज़्यादा होएगी एज़ कम्पेयर टू बेस, तो ये डाइल्यूटेड फॉर्म होएगी। अगर वाटर की कॉन्सनट्रेशन जो है वो लेस है तो वो कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म होगी बेस की। और प्योर फॉर्म ऑफ बेस इज़ ऑल्सो ए कॉन्सनट्रेटेड बेस। जो प्योर फॉर्म होती है बेस की वो भी कॉन्सनट्रेटेड होती है। सो डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। अब जैसे आपको एक्टिविटीज़ से पता लग गया है कि जो एसिड्स हैं वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ करते हैं वाटर में, और बेसिस OH नेगेटिव आयंस रिलीज़ करते हैं। और आपको ये भी पता लग गया है कि डाइल्यूटेड कॉन्सनट्रेटेड क्या होते हैं। तो इनके अब हम डिफरेंसेस देखते हैं। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। एसिड्स टेस्ट में खट्टे होते हैं, और एसिड्स वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन या हाइड्रोनियम आयंस। तो वाटर में डिज़ोल्व होकर एसिड्स H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ करते हैं और हाइड्रोनियम आयंस रिलीज़ करते हैं। थर्ड वन इज़ एसिड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। अगर आप एसिड्स को वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो वो कम्प्लीटली सॉल्यूबल होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो फूड प्रोडक्ट है लेमन, अगर उसको आप वाटर में डालते हो तो वो प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में। सो एसिड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। सम एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड सम एसिड्स आर वीक। और हमें पता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट्स होते हैं वाटर में और देते हैं H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयंस ये रिलीज़ करते हैं। तो इनकी एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रो आयोडिक एसिड HI, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं।
वीक एसिड्स वाटर में डिज़ोल्व होकर पार्शली डिसोसिएट्स होंगे H पॉजिटिव आयंस में, कम्प्लीटली नहीं होंगे। और इनके एग्जांपल्स हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, कार्बोनिक एसिड H2CO3। सो ये एसिड से अब बेस क्या है, जो बेसिस होते हैं वो बिटर होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं, और बेसिस जो होते हैं वो स्लिपरी होते हैं, टच में थोड़े स्लिपरी होंगे। ये इसका नेचर है। और बेसिस जो होते हैं जब ये वाटर में डिज़ोल्व किए जाते हैं तो ये OH नेगेटिव आयंस रिलीज़ करते हैं, और ये एक्विस सॉल्यूशन में होंगे। एक्विस सॉल्यूशन आपको पता है जिसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट होगा। और मोस्ट ऑफ द बेसिस आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। बेसिस जो होते हैं मोस्टली जो होते हैं वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं, और जो वो बेसिस जो सॉल्यूबल होते हैं उनको हम एल्कलीज बोलेंगे। तो ये एल्कलीज और बेसिस में ये डिफरेंस है कि जो बेसिस होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बेसिस जो डिज़ोल्व होते हैं वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उनको हम एल्कलीज बोलेंगे। और इनके एग्जाम्पल है एल्कलीज के सोडियम हाइड्रोक्साइड जो वाटर में सॉल्यूबल है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। नेक्स्ट है सम बेसिस आर स्ट्रॉन्ग एंड सम बेसिस आर वीक। तो ये आपको पता है जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं जब उनको वाटर में डाला जाता है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट्स हो जाते हैं 100% OH नेगेटिव आयंस में। और इनके एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH। वीक बेसिस वो बेसिस होते हैं जो वाटर में जब डिज़ोल्व किए जाते हैं तो ये पार्शली डिसोसिएट्स होंगे, कम्प्लीटली नहीं होंगे, 100% नहीं होंगे, OH नेगेटिव आयंस रिलीज़ करते हैं। इनके एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। तो ये है स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। तो एक पॉइंट है, नॉट ऑल द बेसिस आर एल्कलीज बट ऑल द एल्कलीज आर बेसिस, क्योंकि एल्कलीज जो हैं वो बेसिस का ही पार्ट है, इसीलिए सब बेसिस एल्कलीज नहीं होते, लेकिन सब एल्कलीज जो होती हैं वो बेसिस होती हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। सो एसिडिक और बेसिक नेचर आपको पता लग गया है कि वाटर में वो H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो एसिड्स रिलीज़ करते हैं और OH नेगेटिव आयंस जो हैं वो बेसिस रिलीज़ करती हैं। अब कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी होते हैं जिससे कि आप किसी भी केमिकल सब्सटेंस की एसिडिक और बेसिक नेचर को पहचान सकते हो। तो वो इंडिकेटर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू डिटेक्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय शोइंग अ चेंज इन कलर और ऑर्डर when brought in contact with acids and bases। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक और बेसिक नेचर को डिटेक्ट करने के लिए। तो वो किस तरह से बताते हैं, या तो वो जब यूज़ किए जाते हैं इनके साथ, या तो उनके कलर में चेंज आ जाता है इंडिकेटर्स में, या तो ऑर्डर मीन्स उनकी स्मेल में चेंज आ जाता है, जिससे कि हमें पता लग जाता है ये एसिडिक है और बेसिक है। तो कलर किसमें कैसा कलर होता है, एसिडिक में ऐसा कौन से कलर चेंजेस आते हैं और बेसिस में कौन से कलर चेंजेस आते हैं और स्मेल कैसी होती है, वो हम देखते हैं। अब टाइप्स हैं इंडिकेटर्स के, नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचर में अकर करते हैं, जैसे इंडिकेटर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं वहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं। अब जैसे लिटमस है जो हमें लाइकन से मिलता है, एक प्लांट है, इसीलिए नेचुरल इंडिकेटर है। अब लिटमस जो होता है वो ब्लू भी होता है और रेड भी होता है।
अब जैसे अगर हम ये इंडिकेटर लेते हैं और एसिड्स और बेसिस में डिप करते हैं तो देखिए जो रेड लिटमस होगा, अगर ये एसिड्स में डिप किया जाएगा तो कोई चेंज नहीं करेगा, तो वो रेड का रेड ही रहेगा। लेकिन बेसिस में वो ब्लू हो जाता है। तो बेसिस में क्या होता है, रेड लिटमस जो होता है वो ब्लू हो जाता है। लेकिन जो दूसरा लिटमस है ब्लू, अगर आप एसिड्स में डालोगे तो वो रेड में चेंज हो जाता है। और बेसिस में ब्लू लिटमस जो होता है वो ब्लू ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो रेड लिटमस बेसिस में ब्लू हो जाता है और एसिड्स में ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। नेक्स्ट है टर्मरिक, जिसे हम हल्दी कहते हैं और इसका कलर येलो होता है। अब टर्मरिक जो इंडिकेटर है, अब एसिड्स और बेसिस में क्या चेंजेस आता है, जब भी आप टर्मरिक को एसिड्स में डालोगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो येलो का येलो ही रहेगा। लेकिन अगर आप बेसिस में डालोगे तो वो रेड हो जाता है। जैसे कि किसी भी शर्ट पे अगर आपकी कोई भी हल्दी गिर जाती है या वेजिटेबल सब्ज़ी, बनी हुई सब्ज़ी गिर जाती है, तो क्या हो जाता है कि वहाँ पर एक कलर आ जाता है, ऑरेंज कलर आ जाता है। लेकिन जब आप उसको सौंप, मतलब जो एक बेस है, उससे सौंप को अगर उस पर लगाते हो शर्ट के ऊपर तो वो ऑरेंज कलर का रेड बन जाता है। तो रेड कलर इंडिकेशन है कि ये एक बेस है। तो टर्मरिक जो है वो बेसिस में रेड कलर में चेंज हो जाता है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो इंडिकेटर्स जो लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज किए जाते हैं उनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हैं फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। अब यहाँ पर देखिए जो इंडिकेटर्स हैं, फिनोफ्थलीन ये कलरलेस होता है, मिथाइल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज ही रहता है। लेकिन जब आप फिनोफ्थलीन को लेते हैं जो कलरलेस होता है, जब इसे आप एसिड्स में डालते हो तो कोई चेंज नहीं आता। तो एसिड्स में डालने से कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर आप इसको बेस में डालोगे तो वो पिंक हो जाता है। तो बेसिस में सिर्फ कलर चेंज आता है, पिंक कलर। और मिथाइल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज कलर का होता है, जो कि एसिड्स में रेड हो जाता है और बेसिस में येलो हो जाता है। ये ऑरेंज के ही प्राइमरी कलर्स हैं, रेड और येलो। तो आपने याद रखना है कि एसिड्स में डालने से ऑरेंज जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, इसलिए रेड हो जाता है, और बेसिस में थोड़ा फेड हो जाता है, येलो बन जाता है। तो एसिड्स में रेड और बेसिस में येलो। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ये है वो सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी स्मेल एसिडिक और बेसिक मीडिया में चेंज हो जाती है। अब जैसे वेनिला, क्लोव, अनियन। अब यहाँ पर देखिए इंडिकेटर्स हैं वेनिला, क्लोव और अनियन। अब एसिड्स में ये तीनों कोई चेंज नहीं दिखाते, इनकी स्मेल वैसी की वैसी ही एसिड्स में रहती है। जब भी आप ये सब इंडिकेटर्स वेनिला, क्लोव या अनियन को आप एसिड्स में डालते हो तो इनमें कोई चेंज नहीं आएगा स्मेल का, स्मेल वैसी की वैसी ही रहेगी। लेकिन जब आप बेसिस में डालोगे तो इनकी स्मेल जो है वो वैनिश हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो स्मेल इनकी ख़त्म हो जाती है, तो बेसिस क्या करते हैं, इनकी स्मेल को वैनिश कर देते हैं, और एसिड्स में ये स्मेल वैसे की वैसे ही रहती है। तो ये डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टीज़ हो गई एसिड्स और बेसिस की ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड with 3 test tubes, 3 test tubes दी गई हैं। One of them contains distilled water and the other 2 contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? अगर आपको सिर्फ red litmus paper दिया गया है तो आप तीनों test tubes में कैसे पहचान सकते हो कि किसमें basic solution है, किसमें acidic है और किसमें distilled water है। तो देखिए टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब बी है और टेस्ट ट्यूब सी है। टेस्ट ट्यूब ए में डिस्टिल्ड वाटर है, बी में एसिडिक सॉल्यूशन है और सी में बेसिक सॉल्यूशन है।
अब हमारे पास है रेड लिटमस पेपर। अगर आप इसे टेस्ट ट्यूब ए में डिप करोगे तो रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, ना ही ये एसिडिक होता है और ना ही ये बेसिक होता है। तो दैट मीन्स कि ब्लू और रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आएगा, उनका कलर वैसे का वैसा ही ओरिजिनल रहेगा। अब एसिडिक सॉल्यूशन में अगर आप रेड लिटमस डालोगे तो कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हमें वैसे पता ही लग गया कि ये एसिडिक है, कलर में चेंज नहीं है। अब इन दोनों में कलर में चेंजेस नहीं हैं, तो अब इन दोनों में कन्फ्यूजन ये है कि इन दोनों में एसिडिक और डिस्टिल्ड वाटर कौन सा है। पर ये पता लग गया है कि इन दोनों में एसिडिक और डिस्टिल्ड वाटर है। अब यहाँ पर देखिए बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में टर्न हो गया। अब यहाँ पर तो हमें इंडिकेशन आ गई कि ये रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो गया, जिससे कि हमें पता लग गया ये एक बेसिक नेचर है। सो टेस्ट ट्यूब सी में कौन सा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन। अब इन दोनों में देखिए जो हमारे पास ब्लू टर्न होकर लिटमस पेपर आ जाता है, अब हम उसी को यूटिलाइज़ करेंगे इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में। जिस टेस्ट ट्यूब में उस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा वो एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और जिसमें नहीं होगा वो डिस्टिल्ड वाटर होगा। चलिए चेक करते हैं। जब हमने इसे डिस्टिल्ड वाटर में डाला तो क्या हो गया कि जो ब्लू लिटमस है उसमें कोई चेंज नहीं आया, जिससे हमें पता लग गया कि ये ना ही रेड से चेंज हुआ और ना ही ब्लू से चेंज हुआ, तो ये डिस्टिल्ड वाटर है। लेकिन जब हमने इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो ब्लू लिटमस जो है वो रेड में टर्न हो जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि इसका नेचर सॉल्यूशन का एसिडिक है। सो डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर, क्योंकि ये एक न्यूट्रल है। अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल। मेटल के साथ इनका क्या रिएक्शन है। अब जैसे मेटल्स हैं जिंक, सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड पोटाशियम। अब रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, एसिड की क्या रिएक्शन है मेटल के साथ, एंड द रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, बेस की मेटल के साथ रिएक्शन क्या है। तो मोस्टली एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं एंड हाइड्रोजन गैस। और बेसिस जो हैं जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करते हैं। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है और मेटल है जिंक, तो ये सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव होएगी। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब वो जिंक के साथ रिएक्ट करेगी तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। तो ये था रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। तो दोनों में ही सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रखी है। ऐसे ही बेस जो है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब वो जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो फॉर्मेशन करेंगे सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस रिमूव होएगी। पर in case of bases, such reaction of base with metal is not possible for all the metals, क्योंकि मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, तो ज़्यादातर बेसिस जो हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन में नहीं आती हैं। तो दैट इज़ ए रीज़न। सो एक्टिविटी टू टेस्ट द रिलीज्ड हाइड्रोजन गैस। अब जैसे हमने पीछे देखा है कि दोनों ही एसिड्स और बेसिस जब भी रिएक्ट करती हैं, रिएक्शन होता है उनका मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस की रिमूवल होती है। तो उसको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, तो इसकी भी एक एक्टिविटी है जिसमें आप रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद जिंक ग्रैनुल्स बाय बर्निंग कैंडल से चेक कर सकते हो। जैसे इस एक्टिविटी में एक स्टैंड है
और यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाले गए हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। डाइल्यूट है मीन्स इसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन एज ए सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, क्वांटिटी उसकी ज़्यादा होगी, इसलिए डाइल्यूट है। जब इन दोनों को मिक्स किया गया, इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनने शुरू हो गए और वो हाइड्रोजन गैस जो हैं वो इस ट्यूब, डिलीवरी जो ट्यूब है, इसके ज़रिए वो कहाँ आ जाती है, एक टब में जिसमें सॉप सोल्यूशन है। अब सॉप में जब भी हाइड्रोजन गैस आएगी तो क्या होएगी, वहाँ पे बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे और उन बबल्स में क्या होएगी, हाइड्रोजन गैस। तो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है, जो मोस्टली गैसेस होती हैं वो इनविजिबल होती हैं, लेकिन बबल्स में हमें उसकी डायरेक्शन पता लग जाती है कि इसमें हाइड्रोजन गैस है। तो बबल्स के थ्रू जब वो ऊपर आती हैं, तो अगर जब हम उसके बबल्स के पास एक बर्निंग कैंडल लेकर आते हैं तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद ए पॉप साउंड, तो हाइड्रोजन गैस का जो बर्निंग होगी वो एक पॉप साउंड से होगी, तो जिससे हमें पता लगता है कि ये एक हाइड्रोजन गैस है। So this is an activity to test the hydrogen gas removed from the reaction of dilute sulfuric acid with zinc granules. नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब मेटल के साथ तो देख ली कि ये सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं, अब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ क्या रिएक्शन है, तो रिएक्शन विद एसिड्स, तो एसिड्स की रिएक्शन क्या है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ये सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगी। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिमूवल होगी क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट्स हैं, तो कार्बोनेट्स में कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होगी और साथ के साथ वाटर। तो जैसे एग्जांपल्स हैं, सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके साथ रिएक्ट करती है तो ये सोडियम क्लोराइड बनाती है जो कि एक सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो फॉर्मेशन होती है सोडियम क्लोराइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की और H2O की। तो इसमें सिर्फ डिफरेंस है कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का, जो कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में है। ऐसे बेसिस में क्या है, बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करती बिकॉज बोथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स दोनों ही बेसिस हैं, दोनों का नेचर बेसिक है। सो बेस व्हेन एडेड टू बेस गिव्स नो रिएक्शन, कभी भी जब बेस के साथ ऐड होता है तो वो कोई रिएक्शन नहीं करता क्योंकि इनका जो नेचर है वो बेसिक है, तो बेस के साथ ऐड नहीं होता, रिएक्शन नहीं देता। सो एक्टिविटी है टेस्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इस एक्टिविटी में क्या है, आपने एक टेस्ट ट्यूब ली जिसमें सोडियम कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट हमने लिया और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इन दोनों को लिया जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और वो गैस जो है दूसरी टेस्ट ट्यूब में जाती है डिलीवरी ट्यूब के थ्रू जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। तो वो वहाँ जाकर उस गैस का क्या होता है, देखिए जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो वो फॉर्मेशन करेगी कैल्शियम कार्बोनेट की और वाटर की, तो वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होएगी और ये होंगे वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट पीपीटीज़ होंगे और ये जो पीपीटीज़ होंगे वो इनसोल्यूबल होंगे जो कि हमें एक डिफरेंटली दिखाई देंगे। सो कैल्शियम कार्बोनेट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर thus forming white precipitate making the solution appear milky, जिससे कि हमें सॉल्यूशन थोड़ा मिल्की दिखाई देगा अपीयरेंस में। अब अगर मिल्की सॉल्यूशन में और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आती है
और ज़्यादा इसमें डाली जाती हैं तो क्या होता है, तो कैल्शियम, ये जो सॉल्यूशन है जो यहाँ पे बन रहा है इस टेस्ट ट्यूब में CaCO3 + H2O, अगर उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है, ठीक है, तो फॉर्मेशन होगी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि सोल्यूबल होगा वाटर में, इसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी बोलेंगे। तो इज सोल्यूबल इन वाटर एंड दस मिल्कीनेस डिसअपियर्स ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या हो जाएगा, मिल्कीनेस जो होगी वो डिसअपियर हो जाएगी। तो ये क्योंकि सोल्यूबल हो जाएगा, तो इससे हमें पता लगता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो रही है ऑन द रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एन एसिड। नेक्स्ट है एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। जब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट फॉर्म करते हैं और वाटर की फॉर्मेशन होती है। सो देखिए यहाँ पर एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रलाइज करेगा और जो बेस है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या होता है कि जो एसिड है वो बेस का बेसिक नेचर कम कर देता है, और जो बेस है वो एसिड के साथ मिक्स होकर एसिडिक नेचर उसका कम कर देगा। दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो वो फॉर्म कर रहे हैं सॉल्ट की और वाटर की, और इसे हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का जो नेचर है वो कम कर रहे हैं, एसिडिक और बेसिक। सो दिस इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट, सो टिपिकली फॉर्मिंग वाटर एंड सॉल्ट। तो ये मोस्टली फॉर्म करेंगी सॉल्ट और वाटर, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और HCl है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, HCl एक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये दोनों कंबाइन करके बनाएगी सॉल्ट NaCl + H2O वाटर। सो ये बेस है, दिस इज़ एसिड, तो ये सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई और ये वाटर की फॉर्मेशन हुई। अब यहाँ पर देखिए जो बेस है, जब बेस जो है वो क्या रिलीज़ करती है, वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज़ करती है, और एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ करती हैं। तो दोनों से आयंस रिलीज़ हुए क्योंकि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रही हैं। उसके बाद ये दोनों आयंस जो हैं जब वो कंबाइन करेंगे तो वो फॉर्मेशन करेंगे वाटर की, और साथ में Na और Cl कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे सॉल्ट। सो दिस इज़ ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। अब मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं ये बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये बेसिक होते हैं नेचर में, क्योंकि इनमें OH नेगेटिव आयंस होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स में, इसीलिए ये बेसिक होते हैं। और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि बेस तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो मीन्स कि रिएक्शन होगी, तो मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। तो मोस्टली क्या है, जो एसिड है वो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं जब वो बेसिस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास मेटल ऑक्साइड है Na2O, और एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सॉल्ट है NaCl, और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है H2O की। ऐसे ही दूसरा है कॉपर ऑक्साइड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है कॉपर क्लोराइड + H2O। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेसिस। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? क्योंकि ये नॉन मेटेलिक है तो ये क्या होंगे? एसिडिक होंगे। नॉन मेटेलिक एसिडिक इन नेचर होंगे, और मेटेलिक जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। अब एसिड्स जो हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, जब ये रिएक्शन होगी तो सॉल्ट + वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर देखिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है CO2 + बेस है
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर की। अब जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, फर्स्ट है वाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस नॉट बी कैप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो इन सब में इनको क्यों नहीं रखा जाता, जो खट्टी चीज़ें होती हैं जैसे कर्ड और सॉर सब्सटेंसेस, उनको ब्रास और कॉपर के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता। तो इसका आंसर है क्योंकि कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस शुड नॉट बी कैप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स बिकॉज दे कंटेन एसिड्स, क्योंकि इनमें एसिड्स होते हैं, क्योंकि एसिड्स सॉर इन टेस्ट होते हैं। Therefore, when we keep such food substances in brass and copper vessels, they will react with metal and form poisonous metal compounds. अब ये आपको पता है कि केमिकली जो होते हैं ये रिएक्ट करते हैं, तब अगर ये एसिड्स जो हैं इन सब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो पॉइजनस मेटल कंपाउंड्स बनाएंगे जो कि अनफिट होगा फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड मे कॉज फूड पॉइजनिंग, जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी एसिड्स की मेटल्स के साथ, इसीलिए ये पॉइजनस सब्सटेंस बनाएगी जो कि हमारी हेल्थ के लिए अनफिट होगा। नेक्स्ट है विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल। Illustrate with an example. How will you test for the presence of this gas? अब आपको पता है जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है। अब जैसे जिंक है, जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का हमने एक्टिविटी कर रखी थी कि आप टेस्ट कैसे कर सकते हो। सो वी विल टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ ए टेस्ट ट्यूब वेयर H2 गैस इज रिलीज्ड। दिस हाइड्रोजन गैस विल बर्न विद ए पॉप साउंड। तो ये पॉप साउंड के साथ ये बर्न करेगी जब हम इसे एक टेस्ट ट्यूब के पास लेकर आएंगे जहाँ से ये रिलीज़ हो रही है। तो ये हम ऑलरेडी एक्टिविटी में कर चुके हैं। सो नेक्स्ट है मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद dilute hydrochloric acid to produce effervescence and the gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride. तो इसके लिए जैसे रिएक्शन है, अब इसमें ये बताया गया है कि एक मेटल कंपाउंड ए है जिसका नाम नहीं दिया हुआ है, जिसे हमने आइडेंटिफाई करना है। जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कैल्शियम क्लोराइड हमें देगा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर वो मेटेलिक कंपाउंड क्या होगा, अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखिए क्लोराइड यहाँ पे Cl दोनों हैं और यहाँ पे कैल्शियम, दैट मीन्स यहाँ पे कैल्शियम होगा और CO2 के लिए यहाँ पे कार्बोनेट होना चाहिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट आ सकता है यहाँ पर। तो देखिए द कंपाउंड ए मस्ट बी कैल्शियम कार्बोनेट बिकॉज कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में रिलीज़ हो रही थी, कार्बोनेट्स के केसेस में, जब ये मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे मेटल कार्बोनेट्स होना चाहिए और जैसे मेटल कंपाउंड ए है CaCO3। अब जब रिएक्शन ये कैरिड होगी तो यहाँ पर देखिए CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है, वाटर और प्लस कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। सो व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या है। अब हमने ये तो देख लिया कि ये रिएक्शंस क्या हैं, इनकी केमिकली रिएक्शन क्या है और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन है बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोनों ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इन दोनों में कॉमन है।
एज बोथ इन एक्विस सॉल्यूशन रिलीजेस। अब जैसे हमें पता है कि जब इन दोनों को वाटर में डाला जाता है तो दोनों ही आयंस रिलीज़ करते हैं। एसिड्स जो होंगे वो रिलीज़ करेंगे H पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस की को रिलीज़ करोगे, और बेसिस जो होंगे वो रिलीज़ करेंगे OH नेगेटिव आयन और सोडियम आयन। द मूवमेंट ऑफ दिस आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इन आयंस की मूवमेंट ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। अब जैसे क्वेश्चंस हैं, हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल एसिड्स। अब जैसे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि जो एसिड्स, जितने भी एसिड्स होते हैं उन सब में हाइड्रोजन कॉमन है, उन सब में हाइड्रोजन हमें दिखाई देता है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें हाइड्रोजन है, जैसे ग्लूकोज है उसमें हाइड्रोजन आ रहा है, और अल्कोहल है जिसमें हाइड्रोजन है। क्या ये भी एसिड्स हैं? आर दिस कंपाउंड्स आर ऑल्सो एसिडिक? तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी है जिससे कि हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे हमने एक बीकर लिया और उसमें एक रबर कॉर्क लिया, उसके बाद यहाँ पर 2 नेल्स लिए और इनको एक 6 वॉट बैटरी के साथ अटैच किया और साथ में यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। यहाँ पे हमने स्विच लगाया है जहाँ हम ऑन और ऑफ करेंगे। जब हमने इस बीकर में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डाला तो क्या हुआ? डाइल्यूट मीन्स इसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी सॉल्यूशन में। तो जब ये सॉल्यूशन डाला और स्विच को ऑन किया तो हमें दिखाई देता है कि जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। दैट मीन्स यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर हम इस बीकर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा ग्लूकोज सॉल्यूशन डालते हैं, इसकी जगह अगर हम ग्लूकोज सॉल्यूशन डालते हैं तो क्या होता है? जब आप सेटिंग सेम रहेगी, जब आप स्विच को ऑन करोगे तो बल्ब डज नॉट ग्लो, यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे आयंस नहीं हैं, H पॉजिटिव आयंस नहीं हैं, और यहाँ पे जब आप डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन लोगे जिसमें वाटर है तो वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ करेगा जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हुई क्योंकि इसने H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ नहीं किए। तो क्या हुआ कि ओनली दोज हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर एसिडिक विच व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर टू गिव H पॉजिटिव आयंस इन सॉल्यूशन। सिर्फ वही हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एसिडिक होते हैं जो कि जब वाटर में डिज़ोल्व किए जाते हैं वो H पॉजिटिव आयंस रिमूव करें। ठीक है, और जो एसिड्स होते हैं दे आर कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन एंड विच व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर गिव H पॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। सो एसिड्स हैं जैसे हाइड्रोजन आयंस इन HCl are produced in presence of water and the separation of H positive ion from HCl molecules cannot occur in absence of water। अब जैसे कि यहाँ पर एसिड्स के केस में हम देख लेते हैं कि जो HCl है तो हाइड्रोजन आयंस जो है HCl में वो प्रोड्यूस होंगे सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में, और सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर की एब्सेंस में ये मुश्किल है। जैसे कि एक एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी में एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें सोडियम क्लोराइड है और यहाँ पर ड्रॉप्स डाली गई हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की। तो क्या होता है जब ये रिएक्शन होती है तो इन दोनों से क्या बनता है? Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस 2HCl गैस रिमूव होती है। और ये जो गैस है तो ये गैस जो रिमूव होती है तो इस गैस से हम कैसे पता करेंगे कि जो HCl है वो एक एसिडिक नेचर का है? तो वो डिपेंड करता है इंडिकेटर से, ब्लू लिटमस पेपर।
जो इंडिकेटर है हमारा जो ब्लू है, लेकिन यहाँ पर ये मॉइस्ट लिया हुआ है, वेट लिया हुआ है। ऐसा क्यों है, हमने ड्राई क्यों नहीं लिया? चलिए वो देखते हैं। जैसे कि जो HCl गैस रिमूव हो रखी है, जिसका हमने नेचर पता करना है कि ये एसिडिक है या बेसिक। हमें पता है कि जो HCl है उसमें डिसोसिएशन डज नॉट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर की एब्सेंस में इसमें डिसोसिएशन नहीं होती। एसिडिक नेचर के लिए जैसे हमें पता है कि H पॉजिटिव आयंस की पॉजिटिव आयंस रिलीज़ होते हैं, लेकिन वाटर की प्रेजेंस में। सो HCl जो है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये डिसोशिएट्स होगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में। तो यहाँ पर देखिए H पॉजिटिव आयंस जो है वो वाटर की प्रेजेंस में उसकी रिमूवल हो रही है, जिससे कि हमें उसकी एसिडिक नेचर का पता लगता है। ऐसे ही आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ HCl a number of water molecules remain attached to H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। जब इनकी डिसोसिएशन हो जाती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स इनके साथ अटैच्ड रहते हैं। हैंस दे आर रिप्रेजेंटेड एज H पॉजिटिव एक्विस एंड Cl नेगेटिव एक्विस। एक्विस का मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं H पॉजिटिव आयंस के साथ साथ। अब द सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर की एब्सेंस में H पॉजिटिव आयंस HCl से रिमूव नहीं हो सकते, वो सिर्फ रिमूव हो सकते हैं वाटर की प्रेजेंस में ही। वाटर की प्रेजेंस में ही ये अलग होते हैं H पॉजिटिव आयंस किसी भी एसिड से। तो इससे कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये एसिडिक नेचर का है? अब जैसे HCl है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और Cl नेगेटिव आयंस बनाएगा। तो H पॉजिटिव प्लस वाटर, तो हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है? जैसे H पॉजिटिव आयंस जो है वो यहाँ से रिमूव हुए और ये वाटर है, तो इन दोनों ने रिएक्शन करके बनाया H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयंस। तो एसिड्स मोस्टली गिव राइज H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयंस और H पॉजिटिव आयंस जो एक्विस फॉर्म में होगा इन वाटर। अब इसीलिए जब ये गैस होगी, HCl गैस होगी, जब ये पास्ड होगी ऑन मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर, द कलर चेंज टू रेड। कलर रेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे लिटमस जो है वो वेट है, उसमें वाटर है, जो कि HCl आ रहा है। जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो आयंस में डिसोसिएट्स हो जाएगा। जो H पॉजिटिव आयंस है जब वो रिमूव होंगे तो वो उसकी एसिडिक नेचर बताएंगे, जिससे कि मॉइस्ट जो वेट लिटमस पेपर है ब्लू कलर का वो रेड में चेंज हो जाएगा। और बेस जैसे हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम Na प्लस एक्विस और OH नेगेटिव एक्विस ये आयंस रिमूव करेगा। OH नेगेटिव आयंस जो एक्विस में होंगे, एक्विस फॉर्म में होंगे, और Na पॉजिटिव आयंस को रिमूव करेगा। ऐसे ही पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है और ये वाटर की प्रेजेंस में डिसोशिएट्स होगा K पॉजिटिव आयंस में और OH नेगेटिव जो एक्विस में होंगे दोनों। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर Mg2 पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव, ये दोनों ही एक्विस फॉर्म में होंगे। सो बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। वाटर में ये हाइड्रोक्साइड आयंस को रिमूव करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन से राइज होते हैं, वाई डू HCl NH NO3 एक्सेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर्स इन एक्विस सॉल्यूशन। दोनों एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं एक्विस सॉल्यूशन में, वाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज एंड अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो देयर एसिडिक कैरेक्टर। ये दोनों क्यों नहीं शो करते? इसके लिए जैसे कि हमने एक्टिविटी कर रखी थी, द डिसोसिएशन ऑफ HCl और HNO3 टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस ऑलवेज अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर।
तो इन दोनों से H पॉजिटिव आयंस की रिमूवल सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में होती है जब ये वाटर में डिज़ोल्व किए जाते हैं. सो हाइड्रोजन आयंस कंबाइन विद H2O, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो H2O के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्मेशन करते हैं. एंड द रिएक्शन इज़ एज फॉलोज. जैसे HCl है वो फॉर्मेशन करेगी H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस की. उसके बाद जो ये H पॉजिटिव है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्मेशन करेंगे. But molecules like alcohol and glucose do not produce H positive ions. लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ नहीं करते. दस आर नॉट कंसिडर्ड एज एसिड्स. इसलिए हम इन्हें एसिड्स कंसिडर नहीं करते, क्योंकि एसिड्स वही होते हैं जो वाटर में H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ करते हैं. अब जैसे कि हमें पता था कि HCl है एक एसिड है, उसमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस होते हैं, लेकिन जब वाटर के साथ इसको डिज़ोल्व किया जाता है तो ये H पॉजिटिव आयंस अलग हो जाते हैं और हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जो एक्वस सॉल्यूशन है एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है. तो इसका आंसर है कि जो एसिड्स होते हैं वो डिसोशिएट्स होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो आयंस बनाते हैं केटाइंस और एनाइंस. केटाइंस वो होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, एनाइंस उन्हें बोलते हैं जो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं. सो दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब जैसे कि एसिड है HCl, जब इसे आप वाटर में डालोगे तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट्स हो जाएगा, और ये आयंस जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए. नेक्स्ट है, वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर. अब जैसे कि हम लिटमस पेपर का देख चुके हैं कि जो ड्राई HCl गैस रिमूव हो रही है तो वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं कर रही. क्योंकि हमें पता है कि कलर चेंज करना तब होता है जब उसकी प्रॉपर्टी हो, एसिडिक प्रॉपर्टी हो, और वो एसिडिक प्रॉपर्टी हमें कब पता लगेगी, जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा. ठीक है, तो इसीलिए ड्राई अगर वेट होता तो वो वाटर के साथ उसकी रिएक्शन हो जाती और H पॉजिटिव आयंस रिमूव हो जाते, लेकिन वो वेट है, वो ड्राई है, इसीलिए वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं है, तो H पॉजिटिव आयंस की रिमूवल मुश्किल है, जिससे कि उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं है, एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं पता कर सकते. जैसे कलर ऑफ द लिटमस पेपर इज़ चेंज्ड बाय द हाइड्रोजन आयंस. लिटमस पेपर का कलर सिर्फ हाइड्रोजन आयंस से ही चेंज होता है, और वो हाइड्रोजन आयंस कब रिमूव होते हैं, जब कोई भी एसिड किसी वाटर में डिज़ोल्व होता है और वो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ करता है. इसलिए जब हाइड्रोजन ये गैस जो है ये तो ड्राई होती है, अगर इस गैस को आप वेट लिटमस पेपर के कांटेक्ट में लाओगे जिसमें थोड़ा वाटर है, तो वाटर के साथ ये कांटेक्ट में आएगा और H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ करेगा, जिससे कि इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ पता लगती है. तो इसका आंसर है, द कलर ऑफ द लिटमस पेपर इज़ चेंज्ड बाय द हाइड्रोजन आयंस ओनली एंड द एसिड्स dissociates to give ions only in aqueous solution. सिर्फ aqueous solution में ही ये dissociates होंगे, और in this HCl is not in aqueous form और nor the litmus paper is wet, क्योंकि HCl ना ही aqueous form में है और जो litmus paper है वो भी wet नहीं है. So color of the litmus paper does not change, और color जो है उसका change नहीं होगा. नेक्स्ट है, while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water or not water to the acid. कि हमेशा एसिड को वाटर में डालना चाहिए लेकिन वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ डिज़ोल्विंग एन एसिड इन वाटर इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जब आप एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हो, जिससे कि हीट रिमूव होती है. सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर. हमेशा एसिड को ही वाटर में डालना चाहिए,
क्योंकि इफ़ वाटर इज़ एडेड टू द कॉन्सनट्रेटेड एसिड, प्योर एसिड में, या वो एसिड जिसमें एसिड की क्वांटिटी एज़ कंपेयर टू सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो क्या होगा, द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। जब वाटर को एसिड में डाला जाएगा जिससे कि हीट जनरेट होगी और जो मिक्सचर होगा वो स्प्लैश आउट होगा, जिससे कि बर्न्स हो सकती है, जल सकते हो। सो बट व्हेन द एसिड इज़ एडेड टू वाटर स्लोली विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग द मिक्सचर विल नॉट स्प्लैश आउट। लेकिन जब आप एसिड को वाटर में डालते हो तो उसको थोड़ा हिलाते रहना चाहिए साथ के साथ, और ड्रॉप्स कर कर हमें एसिड को डालना चाहिए। इससे क्या होगा, मिक्सचर जो होगा वो स्प्लैश आउट नहीं होगा। नेक्स्ट है, हाउ इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज़ डाइल्यूटेड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स कैसे अफेक्ट होते हैं जब जो एसिड सॉल्यूशन ऑफ एसिड जो होता है वो डाइल्यूटेड होता है। जैसे व्हेन एन एसिड इज़ डाइल्यूटेड, डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि उसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना, एसिड थोड़ा कम होना। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। इससे क्या होगा, एसिड अगर कम होगा तो एसिड कम होगा तो H पॉजिटिव आयन्स कम रिलीज़ होंगे, जिससे कि हाइड्रोनियम आयन्स कम बनेंगे और वो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। सो दिस मीन्स दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड इज़ ऑल्सो डिक्रीजेज, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी। How is the concentration of hydroxy ion affected when the excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? The concentration of hydroxide ion would increase when excess base is dissolved in the solution of sodium hydroxide. अब आपको पता है जो अगर बेस में OH नेगेटिव आयन्स का रिलीज़ होना, जितना ज़्यादा बेस आपके पास होगा उतना ही ज़्यादा OH नेगेटिव आयन्स रिलीज़ होंगे, जितना कम होगा उतना ही कम OH नेगेटिव आयन्स रिलीज़ होंगे। इसलिए जब आपके पास हाइड्रोक्सी आयन्स हैं, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो जाएंगे जब एक्सेस बेस उसमें डाला जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को और डालोगे तो वो क्वांटिटी उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। चलिए, अब हमें पता लग गया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशंस क्या होते हैं, लेकिन हाउ स्ट्रॉन्ग, कितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन है और कितना स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन है वो हम किस तरह से पता कर सकते हैं। देखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ये सेवरल जितने भी इंडिकेटर्स हैं उन सब का मिक्सचर है। एंड द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन ए सॉल्यूशन। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होता है वो डिफरेंट कलर शो करता है, डिपेंड करता है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स पे। जैसे ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, यहाँ पर ये वाइट पेपर, येलो पेपर्स हैं और यहाँ पर ये पर्टिकुलर कलर दिए गए हैं। ये जो येलो पेपर है इसको आपको एक सॉल्यूशन में डिप करना पड़ेगा जिससे कि उसका कलर चेंज होगा और उस कलर को इससे मैच करना पड़ेगा जो ये कलर्स डिफरेंट दिए गए हैं। तो ये डिफरेंट कलर्स क्या हैं? ये है pH स्केल। pH स्केल क्या है? दिस इज द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयंस की कितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वो बताता है। जैसे जो न्यूट्रल है, जो 7 नंबर है वो न्यूट्रल है। दैट मीन्स ना ही वो एसिडिक में आता है और ना ही वो बेसिक में आता है। अगर ये ग्रीन कलर आएगा इस स्ट्रिप को डिप करने पर किसी भी सॉल्यूशन में, तो वो न्यूट्रल होगा, ना ही एसिडिक होएगा और ना ही बेसिक होएगा। अब यहाँ पर देखिए जो नंबर्स हैं वो 7 से यहाँ डिक्रीज़ हो रहे हैं और यहाँ 7 से इंक्रीज़ हो रहे हैं। जो नंबर्स 7 से डिक्रीज़ हो रहे हैं वो हैं एसिडिक नेचर के, और जो नंबर 7 से इंक्रीज़ हो रहे हैं वो बताते हैं बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। और इनका जो इंक्रीजिंग लेवल है वो
जो है वो इस डायरेक्शन में है। दैट मीन्स जो जिसका 0 होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का होगा, और जो 1 होगा वो उससे कम और उससे कम। जो इनकी इंक्रीजिंग जो एसिडिटी है वो इस डायरेक्शन में है। और जो बेसिक जो है बेसिक सॉल्यूशन है, उनका जो बेसिक नेचर की जो इंक्रीजिंग जो ऑर्डर है वो इस डायरेक्शन में है। दैट मीन्स जो 14 नंबर का होगा वो मोर बेसिक होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर वंस। 8, 9, 10 ये कम होंगे, सबसे वीक बेसिस होंगे, और ये जो 11, 12, 13, 14 जो होंगे वो इनसे स्ट्रॉन्ग होंगे। सो दिस इज़ ए एसिडिक नेचर एंड द बेसिक नेचर। इनका एसिडिक नेचर क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि इनकी जो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, इसीलिए। नेक्स्ट है हमारे पास ये pH स्केल है, कुछ सॉल्यूशंस हैं उनका दिया हुआ है। जैसे गैस्ट्रिक जूस है उसका 1.2 है, दैट मीन्स वो एसिडिक है। और लेमन जूस है उसका 2.2 है, जो गैस्ट्रिक जूस से थोड़ा कम है। ये कम एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि जो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो इस डायरेक्शन में है। और जो प्योर वाटर है, ब्लड है, उसका 7.4 है, दैट मीन्स ये न्यूट्रल पीएच वैल्यू है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसका 10 है, जो बेसिक है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, क्योंकि उसका 14 pH नंबर है, जिससे कि उसकी बेसिक नेचर जो है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। तो pH की इम्पॉर्टेंस क्यों होती है? तो आर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। हमारी बॉडी तब वर्क करती है अच्छे से जब pH रेंज जो है वो 7 से 7.8 हो। नेक्स्ट है व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6। जो रेन वाटर है अगर उसका pH जो है वो 5.6 से भी कम हो जाए तो इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन, इसे हम एसिड रेन बोलेंगे। और जब एसिड रेन जो होती है अगर वो रिवर्स में फ्लो करती है तो इट लोअर्स द pH ऑफ रिवर वाटर, तो वो रिवर के वाटर का भी pH कम कर देगी, और जिससे कि क्या होगा, pH कम होगा तो रिवर वाटर जो होगा वो एसिडिक हो जाएगा, और जिससे कि सर्वाइवल जो है एक्वेटिक लाइफ का वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है pH इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी pH की वैल्यू है। जैसे कि हमारा जो स्टमक है, अगर हम खाना खाते हैं तो उसके डाइजेशन के लिए HCl एसिड होता है जो हेल्प करता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो जितना ज़्यादा अगर खाना होगा खाया जाएगा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ HCl एसिड की होगी उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो इससे क्या होगा, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl की हो गई, एसिड की हो गई, इससे हमें इरिटेशन होगी और पेन होनी स्टार्ट हो जाएगी स्टमक में, क्योंकि ये एक्सेस में एसिड प्रोडक्शन हो गया, क्योंकि हमने फूड भी एक्सेस में खा लिया है। So to get rid of this pain, people use bases like antacid, and these antacids neutralize the excess acid. तो इस पेन को रिलीफ करने के लिए लोग क्या करते हैं, बेस लेते हैं जिसे हम एंटासिड्स बोलते हैं, और ये एंटासिड्स क्या करते हैं, ये एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, इसकी जो एसिडिक नेचर है उसको कम करता है, जिससे कि हमें पेन से रिलीफ मिलती है। और जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक माइल्ड बेस है। इट इज़ ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस, ये ज़्यादातर इस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है pH चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। अब टूथ डिके में भी pH का इम्पोर्टेंस है। अब जैसे कि टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन pH ऑफ द माउथ इज़ लोअर देन 5.5। टूथ डिके तब होता है जब pH जो है वो 5.5 से
कम हो जाए। तो 5.5 मतलब 7 से कम है तो ये एसिडिक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे टूथ देख रहे हो, यहाँ पे जो ब्लैक दिखाई दे रहा है वो जर्म्स हैं। वो जर्म्स किस वजह से आए हैं? जैसे कि आप अगर ब्रश नहीं करते हो, जैसे कि हमें हर रोज़ मॉर्निंग और नाइट में खाना खाने के बाद ब्रश कर लेना चाहिए, क्योंकि जो फूड होता है, फूड पार्टिकल्स होते हैं वो दांत में फंस जाते हैं। अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो वहाँ पे क्या होंगे, ये जर्म्स जो होंगे वो डिवेल्प हो जाएंगे और इन फूड पार्टिकल्स को खाना स्टार्ट कर देते हैं। और उनके खाने से क्या होगा, खूब ज़्यादा एसिड जो होगा वो रिलीज़ होगा। और वो एसिड क्या करेगा, जो एनेमल है, जो ये टूथ एनामल है, जो आउटर लेयर है, शाइनिंग आउटर लेयर है टूथ की, उसको वो कोरोड करना स्टार्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। दिस इज़ ए टूथ डिके। सो ये कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, तो जर्म्स इनको डिके कर देता है। सो यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक होते हैं for cleaning the teeth can neutralize the excess acid and prevent the tooth decay। इसलिए टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये बेसिक नेचर होता है इनका। जो ये एसिड फॉर्म होता है उनको ये उनकी एसिडिक नेचर को कम करता है। इसलिए हमें हमेशा खाना खाने के बाद और मॉर्निंग में खाना खाने से पहले ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। अब यहाँ पर देखिए, बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज़ पेन एंड इरिटेशन। जो बी स्टिंग है वो एक एसिड छोड़ती है जो कॉज करता है पेन और इरिटेशन। सो यूज़ ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। अगर आप माइल्ड बेस यूज़ करोगे, जैसे बेकिंग सोडा, उस एरिया पे जो कि स्टंग एरिया है, तो वो आपको रिलीफ देगा, तो वो रिलीफ देता है। सो स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथनोइक एसिड एंड कॉजिंग बर्निंग पेन। ऐसे ही जो स्टिंगिंग हेयर है नेटल लीव्स के, वो भी मेथनोइक एसिड जो है वो लीव्स छोड़ते हैं जो बर्निंग पेन कॉज करते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स को भी एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए होती है अपनी हेल्दी ग्रोथ के लिए। अब क्वेश्चंस हैं हमारे। यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी। pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration and which of this is acidic and which one is basic? अब यहाँ पर देखिए, एसिडिक वो होते हैं जिनकी pH वैल्यू 7 से कम हो और बेसिक वो होते हैं जिनकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा हो। As we know, pH value of 7 less than 7 indicates an acidic solution and while greater than 7 indicates a basic solution. So the solution A with pH 6 is acidic and has more hydrogen ion concentration than the solution B of pH 8 which is basic. तो हाँ, जो सॉल्यूशन ए है वो एसिडिक होएगा और उसमें ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होएगी। नेक्स्ट है, व्हाट इफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। H पॉजिटिव आयंस का सॉल्यूशन के नेचर पर क्या इफ़ेक्ट है? The concentration of H positive ions determines the acidic nature of the solution. जो H positive ion का concentration है वो इसकी acidity बताता है solution की. So as the concentration of H positive ion की concentration increase होएगी, the solution becomes more acidic. जितनी ज़्यादा increase होएगी उतना ज़्यादा acidic हो जाएगा. While a decrease in concentration of H positive ions क्या होएगा, कॉजेज एन इंक्रीज इन बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इनकी जो अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी तो इनकी बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। डू द बेसिक सॉल्यूशंस ऑल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस? इफ यस देन वाई आर दीज बेसिक्स?
Yes, basic solutions also have H positive ions along with OH negative ions, but the concentration of H positive ions is less as compared to OH negative ions that makes a solution basic. Basic nature depend करता है solution का OH negative ions पे, लेकिन इनमें H positive ions भी होते हैं, लेकिन जो quantity है H पॉजिटिव आयंस की वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू OH नेगेटिव आयंस, क्योंकि OH नेगेटिव आयंस ही इनकी बेसिक नेचर को बताता है. नेक्स्ट है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स विद क्विक लाइम और स्लेक्ट लाइम और चॉक, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं. तो इसका आंसर है इफ़ द सॉइल इज़ एसिडिक इन नेचर. अगर सॉइल एसिडिक है देन द फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल विद क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चॉक, कैल्शियम कार्बोनेट. दिस इज़ बिकॉज एसिडिक सॉइल इज़ नॉट सूटेबल फॉर फार्मिंग, क्योंकि एसिडिक सॉइल जो है वो फार्मिंग के लिए सूटेबल नहीं है. एंड the farmers make the soil neutral and basic by treating it with quick lime or slaked lime or chalk. तो सूटेबल बनाने के लिए फार्मर्स जो हैं वो सॉइल को न्यूट्रल बनाते हैं, बेसिक बनाते हैं, किसके साथ रिएक्ट करके, क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम या फिर चॉक के साथ. सॉल्ट्स. अब हम बेस एसिड्स और बेसिस कर चुके हैं, और अब सॉल्ट्स क्या हैं, जैसे कि हम पीछे भी कर चुके हैं कि एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है और बेस है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है. सॉल्ट्स जो हैं वो एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं. लेकिन वो एसिडिक कब होते हैं, बेसिक कब होते हैं और न्यूट्रल कब होते हैं. अब जैसे हमें पता है कि एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, जो एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है, और वाटर बनाते हैं. अब यहाँ देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा, दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, तो सॉल्ट न्यूट्रल हो जाएगा और प्लस वाटर बनेगा. और यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्ट के लिए pH वैल्यू जो होगी वो 7 होगी. अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस वीक होगा, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वैसे ही सॉल्ट की नेचर होगी. तो स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है, तो सॉल्ट भी एसिडिक होगा. और यहाँ पर pH वैल्यू जो है वो लेस देन 7 होगी. ऐसे ही अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है, तो सॉल्ट भी बेसिक होगा. जो स्ट्रॉन्ग होगा वही सॉल्ट होगा. तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्ट बेसिक है प्लस वाटर. और यहाँ पर pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी. अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, तो सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है KCl प्लस H2O. ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, वीक बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो MgCl2 प्लस 2H2O. ऐसे ही वीक जो बेस है वो है HF, और स्ट्रॉन्ग बेस है KOH, और रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट KF प्लस H2O. नेक्स्ट है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. अब कॉमन सॉल्ट का आपको नेम पता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड. तो NaCl की फॉर्मेशन किससे होती है, HCl से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से. ये एसिड है और ये बेस है, तो ये सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं. तो कॉमन, इसे हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं और टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं. तो ये एक रॉ मटेरियल है फॉर केमिकल्स. तो कौन से केमिकल्स के लिए रॉ मटेरियल है,
दैट मीन्स ये सब केमिकल्स जो हैं वो NaCl से बनाए जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला है NaOH, तो इसके लिए एक प्रोसेस है फॉर्मेशन के लिए, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर मीन्स क्लोरीन, और देखिए ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसकी फॉर्मेशन होगी NaCl से। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH, और इसकी फॉर्मेशन के लिए एक एक्टिविटी है जिसे हम क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलेंगे। तो इस एक्टिविटी में सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन किस तरह से होएगी, देखिए इसमें एक रिएक्शन है जिसमें सोडियम क्लोराइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो उसके लिए हमें एक कंटेनर चाहिए होगा। कंटेनर में हमने सैचुरेटेड ब्राइन डाला, तो सैचुरेटेड ब्राइन क्या होता है, वो होता है मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। दिस इज़ ए सैचुरेटेड ब्राइन। जब इसे कंटेनर में डाला गया जिसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल एज ए एनोड है और नेगेटिव टर्मिनल एज ए कैथोड है, तो उसमें इन सबको इन सैचुरेटेड ब्राइन को डाला गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब सैचुरेटेड ब्राइन को डाला गया तो दोनों में रिएक्शन हुई। रिएक्शन होने के बाद इसने फॉर्मेशन की 2 NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हुई, और इसके साथ Cl2 और H2O की फॉर्मेशन हुई। तो ये किस तरह से हुए फॉर्मेशन, देखिए जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, वो डिसोशिएट्स होगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में, और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो डिसोशिएट्स होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में। तो ये दोनों आयंस हो गए जो डिसोशिएट्स होते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो Na पॉजिटिव है वो OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, और जो Cl नेगेटिव है वो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रोड जिसे हम एनोड बोलेंगे, और एज ए Cl2 गैस रिलीज़ हो जाएगा, और ऐसे ही बबल्स के थ्रू रिलीज़ होगा क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होएगा और ये नेगेटिव होएगा, तो ये बबल्स के थ्रू यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से जो H पॉजिटिव आयंस हैं जो वाटर से लिए गए हैं, ये क्या करेंगे, H पॉजिटिव जो नेगेटिव टर्मिनल है, जो खूब सारे नेगेटिव टर्मिनल्स नेगेटिव चार्जेस हैं, तो वहाँ पर चला जाएगा और यहाँ से वो ऐसे बबल H2 गैस की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए Cl2 की फॉर्मेशन हो रही है और H2 की फॉर्मेशन हो रही है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। अब इन तीनों प्रोडक्ट्स का भी अलग अलग इनकी यूसेज हैं। तो क्या यूजेस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या यूजेस हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है इन मेकिंग ऑफ सॉप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड इन डिक्रीजिंग ऑफ मेटल्स। तो इनके लिए इनको यूज़ किया जाता है। ऐसे ही क्लोरीन के क्या यूजेस हैं, इन मेकिंग ऑफ PVC। PVC एक प्लास्टिक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिससे हम वायर्स बनाते हैं और मेडिकल डिवाइसेस बनाए जाते हैं। इन मेकिंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, जर्म्स को किल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इन मेकिंग ऑफ CFC और इन मेकिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, ये भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन वाटर ट्रीटमेंट, वाटर को पीने के लिए यूज़ में लाने के लिए किया जाता है, साफ़ करने के लिए। ऐसे ही मिक्स्ड विथ स्विमिंग पूल वाटर में मिक्स किया जाता है। इसके अलावा यूजेस ऑफ हाइड्रोजन क्या है, इन मेकिंग ऑफ फ्यूल्स को बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, और मार्गरीन के लिए यूज़ किया जाता है। ये मार्गरीन जो है वो एक तरह से बटर है जो बनाया जाता है इससे। और इन मेकिंग ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र्स, अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र्स के अमोनिया बनाने के लिए यूज़ किया जाता है फॉर फर्टिलाइज़र्स के लिए। तो ये सब थे यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन के।
अब है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का क्या फार्मूला होता है, CaOCl2। ये आपको याद होना चाहिए, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस में फार्मूलाज पूछे जाते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का क्या फार्मूला है। सो ब्लीचिंग पाउडर किससे प्रोड्यूस होता है, बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन। और क्लोरीन किससे बना था, क्लोर एल्कली प्रोसेस, जिसमें सोडियम क्लोराइड का यूज़ हो रखा था। तो यहाँ पे क्लोरीन का किसके साथ एक्शन होगा, ड्राई स्लेक्ट लाइम के साथ, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन जो है वो ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन करेंगे और वाटर के। दिस इज़ अ ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर के क्या यूजेस हैं, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन को ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है और लाइनन को। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड washed clothes in laundry, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है ये। एंड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स से फ्री करने के लिए, वाटर को पीने के योग्य बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। सो दीज आर यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, जिसका फार्मूला है NaHCO3, वेरी इम्पॉर्टेंट। और बेकिंग सोडा जो है उसकी जो फॉर्मेशन है वो है, इसमें सोडियम क्लोराइड है प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3। तो ये बनाते हैं NH4Cl प्लस NaHCO3, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इट इज़ ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। ये माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। और द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। कुकिंग में जब इसको हीट किया जाता है तो क्या रिएक्शन होती है, क्योंकि बेकिंग सोडा नॉर्मली फूड में यूज़ किया जाता है, जब कुकिंग में इसको हीट किया जाता है तो ये डिसोशिएट्स हो जाता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और ये उसमें डिसोशिएट्स हो जाता है राइट से सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के क्या यूजेस हैं, बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड सच एज ए टार्टरिक एसिड। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग हैं। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, लेकिन अगर बेकिंग पाउडर बनाना है तो उसमें एक टार्टरिक एसिड होगा H पॉजिटिव। तो ये दोनों बनाते हैं बेकिंग पाउडर। तो व्हेन बेकिंग पाउडर इज़ हीटेड, जब इस बेकिंग पाउडर को हीट किया जाता है तो क्या होता है, और मिक्सड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सोडियम सॉल्ट बनाती है एसिड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, आपने देखा होगा कि बेकिंग सोडा ज़्यादातर पकौड़ास में यूज़ किया जाता है, केक्स बनाने में यूज़ किया जाता है। तो क्या हो जाता है, वो थोड़े फूल जाते हैं। वो क्यों फूल जाते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड एंड केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये गैस जो होती है वो प्रोड्यूस होती है जिससे कि वो उस केक को या ब्रेड को स्पॉन्जी बना देती है। ये पोर्स के थ्रू, आपने देखा होगा इसमें पोर्स बन जाते हैं केक्स में, तो इसके थ्रू ये रिमूव होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। में ये इंग्रेडिएंट होता है। एंटासिड्स किस लिए यूज़ किया जाता है, एक बेसिक्स होते हैं, जब आप स्टमक में खूब सारा एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, उससे आपको पेन हो जाता है, जिसके लिए हम ये एंटासिड्स यूज़ करते हैं। So being alkaline, it neutralizes excess acid in stomach and provides relief. It is also used in soda acid fire extinguishers में भी ये यूज़ किया जाता है. So these are uses of baking soda. So next is washing soda, जिसका फार्मूला है Na2CO3 10H2O.
10H2O। अब यहाँ पे डॉट 10H2 है, मतलब क्रिस्टलाइजेशन है। तो सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को हीट करने से सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन किया जाता है। आप देखिए यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। अब इसकी जब रिक्रिस्टलाइजेशन होगी तो क्या होगा, तो वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन होएगी एंड इट इज़ ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट। ये भी एक बेसिक सॉल्ट है। अब यहाँ पे देखिए Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है, और ये 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट और ये Na2CO3 और 10H2O की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर देखिए इसके यूजेस भी हैं वॉशिंग सोडा के। जो सोडियम कार्बोनेट है इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। और इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज ए बोरेक्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। ये डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए जो एज ए क्लीनिंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। डोमेस्टिक पर्पस, ये जो हमारे हर रोज़ के काम होते हैं उसमें एज ए क्लीनिंग एजेंट हम इसको यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ Na2CO3 और डॉट 10H2O, दिस इज़ ए फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। तो इसका फार्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो इसे हम कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट बोलते हैं। हेमी हाइड्रेट, हेमी मीन्स हाफ। अब हाफ जो है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। सो इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन हीटिंग जिप्सम जो है उसमें 2H2O है, डाईहाइड्रेट है ये, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। जब इसको हीट किया जाता है एट 373 केल्विन पे, तो क्या होता है, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव हो जाता है ये हीट करने पे, और 373 केल्विन टेम्परेचर पे होता है। दिस इज़ अ जिप्सम जिसे हम कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट बोलेंगे। ये POP है जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो ये POP की फॉर्मेशन हो रही है प्लस 1.5 H2O है, ये दोबारा से फॉर्मेशन करेंगे जिप्सम की। यहाँ पे जिप्सम की फॉर्मेशन हो रखी है दोबारा से। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये दोबारा से जिप्सम की फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ POP। तो डॉक्टर्स यूज इट एज ए प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन राइट पोजीशन। डॉक्टर्स इसे यूज़ करते हैं एज ए प्लास्टर आपकी बोन्स को सपोर्ट करने के लिए, और यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, डेकोरेशन के मटेरियल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड फॉर मेकिंग सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आर क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। क्या सॉल्ट्स के जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्रिस्टल्स होते हैं, वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, क्या वो ड्राई होते हैं? अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है जैसे कि विद हीटिंग द सॉल्ट टर्न्स वाइट ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वाटर। अब यहाँ पर देखिए एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। जब इसको बॉईल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बर्नर, तो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, और ये एक बॉइलिंग ट्यूब है जिसमें कि इस कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को बर्न किया जा रहा है। सो विद हीटिंग द सॉल्ट टर्न्स वाइट ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वाटर। जब वाटर की रिमूवल हो जाती है तो सॉल्ट वाइट हो जाता है। और इफ़ वी मॉइस्चन द क्रिस्टल्स अगेन, लेकिन जब दोबारा से इन क्रिस्टल्स में हम थोड़ा सा वाटर डालते हैं, देन द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल्स रीअपीयर। दोबारा से फिर से वो अपनी ब्लू कलर क्रिस्टल्स में आ जाता है। सो दिस इज़ ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसे हम बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
So water of crystallization is a fixed number of water molecules present in one molecule unit of a salt. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? इसमें फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में. सॉल्ट कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. वो सॉल्ट्स जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोलेंगे. हाइड्रेटेड मीन्स उनमें वाटर है, हाइड्रेटेड वाटर. 5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfate. तो उनका केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का होगा CuSO4 5H2O. 5.5H2O मीन्स उसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए क्रिस्टल प्रेजेंट है. ठीक है. नेक्स्ट इज हमारे हैं क्वेश्चंस. What is the common name of compound CaOCl2? The common name of compound CaOCl2 है bleaching powder. Next है name the substance which on treatment with chlorine yields bleaching powder. ऐसा कौन सा substance है जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके yield करता है bleaching powder? तो वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर देता है. नेक्स्ट है नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर. ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, हार्ड वाटर को? तो वो है वॉशिंग सोडा, जिसमें 10H2O वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. इट इज़ अ सोडियम कंपाउंड है, सोडियम का कंपाउंड है विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर. नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ़ a solution of sodium hydrogen carbonate is heated. Give the equation of the reaction involved. If a solution of sodium hydrogen carbonate is heated, it undergoes decomposition reaction to form sodium carbonate and water and carbon dioxide gas. जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सॉल्यूशन को हीट करोगे तो इसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी, जिससे फॉर्मेशन होगी सोडियम कार्बोनेट की, वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की. इक्वेशन है NaHCO3 Na2CO3 प्लस 10H2O प्लस CO2. So write an equation to show the reaction between plaster of Paris and water. तो इसके लिए इक्वेशन है प्लास्टर ऑफ पेरिस है CuSO4 हाफ H2O और ये 1.5 H2O के साथ रिएक्ट करेगा और 2 H2O हमें वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए इस रिएक्शन में, और इसे हम बोलेंगे जिप्सम. जिप्सम में हमें वाटर के 2 H2O मॉलिक्यूल्स चाहिए और POP में सिर्फ हाफ वाटर मॉलिक्यूल चाहिए. नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है फुल चैप्टर की. अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी. वो सॉल्यूशन जो रेड लिटमस को ब्लू बना देता है तो pH क्या होगा? pH 10 होगा, क्योंकि वो बेसिक होगा और बेसिक नेचर जो होगा वो 7 से उसकी pH वैल्यू ज़्यादा होगी. तो 7 से ज़्यादा है 10 की, इसीलिए 10 है. नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. द सॉल्यूशन कंटेन्स. लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, तो सॉल्यूशन में क्या है जो मिल्की बना रहा था? वो है HCl. HCl गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की बना रहा था. नेक्स्ट है 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH. 10 ml of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of solution of HCl. If we take 20 ml, अगर हम 10 की जगह 20 ले लेते हैं सेम solution of NaOH, the amount HCl solution required to neutralize it will be. तो कितना अमाउंट, अगर हम डबल ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए अगर 10 से 8 हो रहा है तो 20 से हो गया 8 का डबल 16, तो 16 ml है. दिस इज 16 ml इज द आंसर. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग indigestion.
तो इसमें से कौन सी मेडिसिन्स हैं जो इन डाइजेशन को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है, वो है एंटासिड्स। ये हम पीछे कर चुके हैं। नेक्स्ट है राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस्ड equations for the reaction taking place when dilute sulfuric acid reacts with zinc granules। तो इसके लिए रिएक्शन है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक ग्रैन्यूल्स, तो वो देंगे जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। और इसका इसकी केमिकल रिएक्शन है H2SO4 प्लस जिंक ZnSO4 प्लस H2। नेक्स्ट है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो मैग्नीशियम रिबन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन कर रही है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन है 2HCl और मैग्नीशियम MgCl2 प्लस H2। नेक्स्ट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एल्युमिनियम पाउडर, तो ये दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो इसकी केमिकल रिएक्शन है H2SO4, जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं 2Al, तो Al2SO4 3 प्लस 3H2। नेक्स्ट है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग्स, तो एसिड है आयरन फिलिंग्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो फॉर्मेशन है आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो 6HCl प्लस 3 आयरन के हैं, तो FeCl2 प्लस 3H2। तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड सच एज अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। ये हम पहले कर चुके हैं कि एन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस conduct electricity because they produce hydrogen and hydroxy ions respectively. The given compounds such as alcohols and glucols also contain hydrogen but are not categorized as acids. To prove this, an activity is described as below. तो यहाँ पे देखिए इनमें ये बताया गया है कि ये एक एक्टिविटी है जो ये प्रूव कर रही है। इस एक्टिविटी में जैसे हम लास्ट में कर चुके हैं, मैंने ये समझाया भी है, बीकर है उसमें 2 नेल्स दी गई हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला हुआ है, तो यहाँ पे एक बैटरी से ये ज्वाइन किए गए हैं, बल्ब लगाया हुआ, जो स्विच ऑन हुआ तो बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर ग्लूकोज सॉल्यूशन लेते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करता स्विच ऑन करने से। तो इससे पता लगता है कि ये सब मैंने प्रोसीजर बताया है कि इसमें क्या क्या डाला है। तो देखिए, टेक 100 मिलीलीटर बेकर एंड 2 nails fitted in cork, then these nails are connected to 2 terminals of 6-watt battery along with a bulb and a switch. Some dilute HCl is poured in a beaker and current is allowed to pass through the circuit. This same experiment is repeated by using glucose and alcohol solutions in place of HCl. So observation में क्या है, when we use hydrochloric acid bulb glow as acid gets dissociates into ions. जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो एसिड है वो डिसोशिएट्स हो गया आयंस में, विच आर मस्ट फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए के कंडक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वेयर एज व्हेन वी रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन वी ऑब्जर्व दैट बल्ब डज नॉट ग्लो। जब हमने ग्लूकोज सोल्यूशन या फिर अल्कोहल के साथ किया तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। तो ये ऑब्जर्वेशन थी। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि ग्लूकोज एंड अल्कोहल आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज दे डू नॉट डिसोशिएट्स इनटू आयंस, सो दे आर नॉट एसिड्स। क्योंकि ये आयंस में डिसोशिएट्स नहीं होते, इसीलिए ये एसिड्स नहीं हैं। दिस स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर। सो दिस इज़ द कंक्लूजन। Next is, why does distilled water not conduct electricity whereas rainwater does?
तो डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता, बल्कि रेन वाटर करती है? ऐसा क्यों है? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर इज़ ए प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, वाटर की प्योर फॉर्म है, एंड इट डज़ नॉट कंटेन एनी आयंस, देयरफॉर इट डज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ये न्यूट्रल है और प्योर फॉर्म है, इसमें आयंस नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ऑन द अदर हैंड जो रेन वाटर है, इट कंटेन्स डिजॉल्व्ड गैसेस, इसमें CO2 गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है। सो दीज गैसेस ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर फॉर्म एसिड्स, तो ये एसिड्स फॉर्म करती है विच डिसोशिएट्स इनटू आयंस, हैंस रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर? वाटर की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करते? इन एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड्स डोंट रिलीज H पॉजिटिव आयंस, क्योंकि H पॉजिटिव आयंस रिलीज होते हैं ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। So in presence of water they release H positive ions, therefore the release of H positive ions show acidic nature of the solution. Next है, give the 5 solutions A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. So which solution is neutral? तो न्यूट्रल के लिए हमें पता है कि pH वैल्यू जो होगी वो 7 होगी। सो सॉल्यूशन डी जो है वो 7 नंबर है, तो सॉल्यूशन डी जो है वो न्यूट्रल है क्योंकि इसकी pH वैल्यू 7 है। तो स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन कौन सा होगा? जिसकी स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन वो होगा जिसकी pH वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन है तो pH वैल्यू है 11, तो 11 कौन है? C। तो स्ट्रॉन्गली सॉल्यूशन C इज स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन विद pH वैल्यू 11। स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन सा होगा? जिसकी pH वैल्यू सबसे कम हो, तो pH वैल्यू है 1 तो कम है B की, सो सॉल्यूशन B इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक विद pH वैल्यू 1। वीकली एसिडिक कौन सा होगा? वीकली वो होगा जो स्ट्रॉन्ग से नीचे होगा और 7 से कम होगा। स्ट्रॉन्ग 1 था और उससे नीचे 4 है, सो 4 है कौन सा सॉल्यूशन? ए सॉल्यूशन। सो आंसर है सॉल्यूशन ए इज़ वीकली एसिडिक विद pH वैल्यू 4 विच इज़ मोर देन सॉल्यूशन बी। तो वीकली एल्कलाइन कौन सी हुई? ऐसे ही वीकली एल्कलाइन जो है वो सॉल्यूशन ई है विद pH वैल्यू 9 और लेस देन सी, जिसकी pH वैल्यू 9 है और जो C से कम है। अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। आपको पता है हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करती है जब उनकी एसिडिक नेचर इंक्रीज़ होता है। सो जो इनकी जो ऑर्डर है वो देखिए 11 का सबसे कम होगा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का, उससे कम 9, फिर 7, फिर 4, फिर 1 में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होएगी, और 11 जो है जिसका pH वैल्यू है उसमें सबसे कम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होएगा। नेक्स्ट है, इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स A and B. Hydrochloric acid is added to test tube A while acetic acid is added to test tube B. Amount and concentration taken for both the acids are same. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? तो किसमें फिजिंग सबसे ज़्यादा होगा? तो एज वी नो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ मोर स्ट्रॉन्गर एसिड एज़ कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, सो फिजिंग अकर्स मोर विग्रसली इन टेस्ट ट्यूब ए। तो टेस्ट ट्यूब ए में सबसे ज़्यादा फिजिंग होएगी टेस्ट ट्यूब ए विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड और वो डिसोशिएट्स हो जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में। नेक्स्ट है, फ्रेश मिल्क हैज़ pH of 6. हाउ डू यू थिंक दैट द pH will change as it turns into curd? एक्सप्लेन योर आंसर।
जब मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है तो उसका पीएच भी चेंज हो जाता है। तो ऐसा मतलब एक्सप्लेन कीजिए अपने आंसर को कि कैसे हो जाता है। When fresh milk changes to curd, its pH will decrease. जब ये कर्ड बन जाता है, कर्ड खट्टा हो जाता है, तो इसका pH भी डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज कर्ड कंटेन्स लैक्टिक एसिड एंड एसिड्स हैव लो pH वैल्यू, और एसिड्स का pH वैल्यू जो होती है वो लो होती है। नेक्स्ट है, अ मिल्क मैन एड्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। फ्रेश मिल्क में थोड़ा सा वो बेकिंग सोडा डाल देते हैं, तो वाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। मतलब थोड़ा सा मतलब एसिडिक से एल्कलाइन स्लाइटली क्यों बना देते हैं। So he shift the pH of fresh milk from 6 to alkaline so that it does not spoil for a little more time, ताकि ये कुछ समय के लिए ये ख़राब ना हो पाए, क्योंकि इन्हें थोड़ी देर इनको रखना पड़ता है इस मिल्क को। तो उस स्टोरेज में ये कई बार ख़राब हो जाता है, तो उससे बचाने के लिए ये इसमें बेकिंग सोडा डालते हैं। सो वाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज ए कर्ड। तो कर्ड बनाने में ज़्यादा टाइम क्यों लेता है। पहले तो वो देखिए उसको स्लाइटली एल्कलाइन बना देते हैं, तो बिकॉज एडिंग ऑफ दिस बेकिंग सोडा इनटू मिल्क विल टर्न द मिल्क एल्कलाइन, उसको बेस बना देते हैं। तो कर्ड एसिडिक बनाना होता है, बट द कर्ड नीड्स नीड्स एसिडिक कंडीशन टू सेट, उसको एसिडिक कंडीशंस चाहिए। देयरफॉर दिस मिल्क टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज ए कर्ड, क्योंकि एल्कलाइन से एसिडिक में जाना एक टाइम लेता है, क्योंकि वो उसको एज बेकिंग सोडा डालकर थोड़ा एल्कलाइन बना देते हैं, उससे उसको कर्ड में चेंज करना, एसिडिक कंडीशन में लेके जाना, उसको टाइम लगता है। सो इट टेक्स टाइम। So next is plaster of Paris should be stored in moisture proof container. Explain why. आंसर है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है POP शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, बिकॉज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ ए वाइट पाउडर एंड एब्जॉर्ब्स वाटर इजीली। ये वाइट पाउडर होता है, जल्दी ही वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और जिप्सम बना देता है, जो कि एक हार्ड सॉलिड सब्सटेंस होता है। सो इससे बचाने के लिए हमें इसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में डालना चाहिए। What is a neutralization reaction and give 2 examples. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें पता है कि ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अब जैसे एसिड और बेस है, सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, और इसके एग्जांपल्स हैं HCl जो एक एसिड है, KOH बेस है, तो ये KCl प्लस H2O की फॉर्मेशन करेंगे, दिस इज सॉल्ट। नेक्स्ट है HCl है, एसिड है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 है, तो ये सॉल्ट बनाती है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस 2H2O। नेक्स्ट है गिव 2 इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो इनके क्या यूजेस हैं ये हम कर चुके हैं। वॉशिंग सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट है जो कि यूज़ किया जाता है ग्लास, सॉप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की, जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा के कौन से 2 यूजेस हैं। तो बेकिंग सोडा इज़ एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स में ये इंग्रेडिएंट है, तो बीइंग एल्कलाइन है, सो ये जो एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है स्टमक में और रिलीफ देता है हमें। सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेसन नंबर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अगर इस लेसन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, और आगे हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए, आगे के लेसन्स को समझने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।